हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो इससे पहले आपने पहले लेक्चर को नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई करके उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने विद्युत के बारे में जाना था, विद्युत आवेश क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ये पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन सभी टॉपिक पर। तो अब आते हैं हम कि विद्युत क्षेत्र से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला इस वीडियो में होगा जो है विद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। तो वास्तव में विद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो देखिए हमने इससे पहले जब आवेश को हमने पढ़ा था, तो अगर हम सिंपल वे में जाने तो ये मान लेते हैं कोई आवेश है, ये कोई आवेश है। तो हम जानते हैं जब कोई भी आवेश होगा तो ये अपनी ओर क्या करेगा, एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये आवेश है, तो आवेश के कारण क्या होगा, इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर क्या होता है, विद्युत का प्रभाव होता है। जहां तक क्या होता है, विद्युत का प्रभाव होता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने समझ लिया कि इस आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत का प्रभाव होता है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। परंतु विद्युत का प्रभाव है क्या, कैसे हमें पता चलेगा कि वहां पर विद्युत का प्रभाव है। तो देखिए, मतलब कहने का मतलब है इस आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अलग हम आवेश को लाते हैं, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर हम एकांक धन आवेश को ला रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये आवेश प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये क्या है, यही है विद्युत का प्रभाव, कि ये क्या करेगा, यदि इस क्षेत्र के अंदर ये आवेश, कोई भी आवेश आता है, चाहे वो धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, तो ये क्या करेगा, ये आवेश उसको आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, वही है विद्युत का प्रभाव। तो समझ गए ना। तो आप कहेंगे किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत का प्रभाव होता है, तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक क्या होता है, विद्युत का प्रभाव होता है, तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। आप विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन आपको आशा करते हैं कि यहाँ से याद भी हो गया होगा कि किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ विद्युत का प्रभाव होता है, तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हम इसी के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो इसको अब हम देख लेते हैं। तो इसी के संबंध में हमारा दूसरा टॉपिक आता है जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे हम समझेंगे, इसके लिए इसको दो तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, एक है छोटा परिभाषा, जो होता है इसका दो फॉर्मूला होता है। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से समझाऊँ, E= होता है F/Q। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है E=F/Q। एक और फॉर्मूला होता है E= 1/4πε0 Q/r²। ये एक दूसरा फॉर्मूला है।
तो ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले से हम इसको दो तरीके से परिभाषा भी कर सकते हैं। देखिए पहला परिभाषा हम इस फॉर्मूले से करते हैं। यहाँ पर जो Q है तो Q इक्वल टू यदि हम 1 ले लेते हैं, Q इक्वल टू 1 मतलब एकांक, एक मतलब क्या है, एकांक ही हम कह सकते हैं। तो यदि Q इक्वल टू 1 हो जाएगा तो E जो होगा वो F के बराबर हो जाएगा, तो जो E होगा वो F के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहीं से डेफिनेशन कर देंगे कि एकांक आवेश पर, ये एकांक आवेश है जिसका मान 1 होता है उसे एकांक आवेश कहेंगे। तो हम कह रहे हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे ये F क्या है, F है यहाँ पे बल और ये आवेश है, तो ये तो बल ही है ना है। यहाँ पे जो F आपको दिखाई दे रहा है ये बल है और ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप यहाँ से डेफिनेशन कर सकते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये आपका हो गया छोटा सा डेफिनेशन। तो आप ये भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कम नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसको लिख लेंगे कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एकांक आवेश पर बता दिया कि लगने वाला जो बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। परंतु वास्तव में इसका अगर हम मीनिंग समझे कि भैया कैसा बल लग रहा है, ऐसे तो हमने परिभाषा समझ लिया और फॉर्मूला भी जान लिया, बट वास्तव में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है इसको हम समझते हैं फिगर से। और यहाँ से मान लेते हैं, ये थोड़ा सा अगर हम ध्यान से समझें तो ये कोई आवेश है, ठीक है, और इस आवेश का ये चारों ओर का एक क्या है, ये जो आवेश है, तो कोई भी आवेश हो, मान लेते हैं ये भी एक धन आवेश है, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर चारों ओर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब देखिए इस विद्युत क्षेत्र के पास यदि मतलब इस विद्युत क्षेत्र में यदि हम एकांक धन आवेश को लाते हैं, कैसा, Q इक्वल टू +1, ये क्या है, Q इक्वल टू +1 क्या है, एकांक धन आवेश है। ये क्या है, एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश है। तो ध्यान से समझेंगे ये एक वैद्युत क्षेत्र है, और जब हम इस वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को लाएंगे तो ये भी आवेश है और ये भी आवेश है। तो इस आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा, ठीक है। तो इस आवेश के कारण जो बल लगेगा, बल मतलब F, ठीक है। तो इस आवेश के कारण हम जानते हैं कि कोई भी यदि आवेश हो उसके अंदर हम किसी भी आवेश को लाएंगे तो या तो ये वाला क्या करेगा, आकर्षण करेगा या इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब या तो इसको अपनी ओर खींचेगा या इसको दूर हटाएगा। तो देखिए मतलब इस पर कोई ना कोई बल लगाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, समझिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश, मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश के कारण एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मतलब इस आवेश के कारण एकांक धन आवेश पर जो बल लगेगा तो उस बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि कोई वैद्युत क्षेत्र है तो उस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है, तो उस आवेश के कारण एकांक धन आवेश पर जो बल लगेगा वही बल क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो आप दूसरे तरीके से डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश के कारण एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वास्तव में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मीनिंग और अच्छे से इसका परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि दोनों परिभाषाओं को आप लिखिएगा, अदरवाइज हम नोट्स प्रोवाइड करा ही रहे हैं आपको। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएगा जो भी इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रत्येक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स का नोट्स भी मिलेगा और फिजिक्स का प्लेलिस्ट
प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो फिजिक्स के प्लेलिस्ट है, आपको जितने भी पीछे के जो भी वीडियो हैं जो आपको पढ़ा दिए गए हैं वो सभी वीडियो वहाँ पे मिलेंगे। तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कोई भी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक क्या दिया जाएगा, PDF नोट्स भी दिया जाएगा जो उस वीडियो में आपको पढ़ाए गए होंगे। तो यहाँ से आप समझकर उसके बाद PDF से आप लिख भी सकते हैं या यहीं से आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसका एक ये भी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन बताया वो भी आप डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों फॉर्मूले को आपको लिख लेना है। अब आता है कि ये दोनों फॉर्मूले को प्रूफ करना कि कैसे ये दोनों फॉर्मूले आए। ठीक है, तो हम इसको भी थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि कैसे इन दोनों फॉर्मूले की उत्पत्ति हुआ। ठीक है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी क्या हो, भौतिक राशि हो, उसका तो एक ही फॉर्मूला होता है। तो ये जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं वो वास्तव में तो एक ही फॉर्मूले हैं, परंतु अलग अलग तरीकों से इसको चेंज किया गया है। जैसे यदि हम प्रूफ करें तो चूंकि हम जानते हैं, थोड़ा सा ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, E = 1/4πε0 Q/r²। ये एक फॉर्मूला आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लिख के रखेंगे कि आपको याद आए कि हाँ कैसे हमने प्रूफ किया है। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो F होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब यहाँ पे जो क्या है, कूलाम नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि जहाँ पे Q2 है वह एकांक हो जाए। जो Q2 हो, Q2 = 1, Q2 = क्या इन्होंने कहा था, जो Q2 है उसके जगह पर 1, यदि Q2 की जगह पर 1 हो तब यहाँ पे यदि 1 हो तो यहाँ से जो क्या मिलेगा, आपका जो F का फॉर्मूला मिलेगा वो F = क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q/r²। यही तो मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ से जब Q2 हट गया, Q2 = 1 तो 1 में गुणा होगा तो Q1 ही होगा। और Q जब एक ही आवेश है तो Q1 क्यों लिखे, हम सीधा Q लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको मिला। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि चूंकि हम ये भी जानते हैं कि हम परिभाषा से ही जानते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मतलब जो बल है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहला रहा है। ठीक है, मतलब जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहला रहा है, मतलब F E के बराबर है। तो उसी प्रकार चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि जो F होता है वो E के इक्वल होता है, इसलिए हम इस F की जगह पर E भी तो रख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि E = 1/4πε0 Q/r²। और यहीं से आपका फॉर्मूला, ये पहला जो फॉर्मूला है वो आपका प्रूफ हो गया। देखिए ये फॉर्मूला 1/4πε0 Q1/r²। और यहाँ पर भी E = 1/4πε0 Q1/r²। तो आपका पहला फॉर्मूला यहाँ पर प्रूफ होता है। ठीक है, अब आता है कि सर आपने तो एक और फॉर्मूला बताया था जो E = F/Q। तो ये भी आपको बताते हैं कैसे वो फॉर्मूला भी आया है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इन दोनों पक्षों में हम Q0 का गुणा करा देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में Q0 से गुणा करने पर, अब हम दोनों पक्षों में Q0 से यदि हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर Q0/E हो जाएगा, इंटू E हो जाएगा। और इधर हम Q0 से गुणा कराएंगे तो 1/4πε0 Q और Q0/r² हो जाएगा। देखिए इधर भी हमने Q0 से गुणा कराया है, इधर भी Q0 से। अब क्यों कराया ये हम बाद में आपको बताएंगे। अभी वो वही लिखा गया है, इधर भी गुणा में है Q0 और इधर भी गुणा में है Q0। यदि हम चाहें तो इन दोनों को काट देंगे तो फिर से तो यही वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा कराते हैं तो उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए इससे हमें दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। अब थोड़ा सा यदि आप ध्यान देते हैं तो इतने मान को आप ध्यान दीजिए,
कूलाम का तो यही फॉर्मूला है ना कि 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे Q1 Q2 नहीं है, यहाँ पे है Q और Q0 है। तो कूलाम ने भी तो यही बताया था कि कोई दो आवेश होना चाहिए। अब दोनों आवेश कैसे हो, सजातीय हो या विजातीय हो, ऐसे कोई भी मतलब नहीं है, केवल हाँ दो अलग अलग आवेश होने चाहिए। कूलाम ने यही नहीं बताया था। हमने जब आपका पहला वीडियो हमने बेसिक से उसमें टोटल बात बताया हुआ है, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमने बताया था कि जो क्या होता है, कूलाम ने ये नहीं बताया था कि कोई प्लस है, कोई आवेश प्लस है या धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक। केवल कूलाम ने ये कहा था कि दो आवेश होने चाहिए। और यहाँ पे भी दो आवेश हैं, तो दो आवेश यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको Q1 है, ये Q2/r² है, ठीक है। तो दो आवेश है ना अलग अलग, तो इनके जगह पर हम F भी तो रख सकते हैं, क्योंकि इतने के जगह पर हम F रखे हैं तो इतने के जगह पर हम F डायरेक्ट रख देंगे। तो यहाँ से Q0/E = F लिख सकते हैं। और इसको यदि ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो यहाँ से यदि हम निकालें तो E = F/, क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। तो यही तो आपका फॉर्मूला आ गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया कि नहीं, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आ गया E = F/Q0, क्योंकि हमने बताया था कि F जो होता है वो क्या होता है, E = F/Q होता है। Q कहे या Q0 दोनों बात देखिए, क्योंकि आवेश है ना, वास्तव में हमें आवेश से मतलब है। ऐसा नहीं है कि कौन सा आवेश है, कैसा आवेश है, ऐसा कूलाम ने नहीं बताया था। तो ये आपके दो फॉर्मूले हो गए, इन दोनों को आपको याद रखना है। तो यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे कोई भी पूछता है, कोई भी टीचर आपसे पूछते हैं या कोई भी आपसे जो दोस्त हैं आपके, उनको यदि आपको बताना हो तो सबसे पहले तो आप दो हमने परिभाषाएं बताएं वो आप बताएंगे, उसके बाद दो फॉर्मूले ऊपर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आपको प्रूफ करके भी उनको बताना है कि कैसे ये दोनों फॉर्मूले आए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज आप इसको लिखते हुए चलेंगे और नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, रिक्वेस्ट ही करूंगा कि भैया आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आगे जब आप जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको नोट्स स्वयं ही बनाना पड़ेगा, और जो क्या होता है मतलब स्वयं पर ही निर्भर बनना पड़ता है। तो इसीलिए नोट्स जब आप बनाए रहेंगे, बनाना सीखे रहेंगे, या कुछ भी आप जो भी देख रहे हैं उसी से कुछ भी लिखिए, ठीक है। यहां से जो भी सीख रहे हैं अपने रफ की कॉपी में लिखिए। उस तरीके से क्या होगा, आपकी माइंड क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा आपका, और सोचेगा कि क्या इसमें बताया गया है, सर ने क्या बताया, और उसको हम लिखेंगे तो प्रैक्टिस भी होता जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे की जो टॉपिक है उनको हम देखेंगे। तो आप ले लीजिए, मैं साइड हट रहा हूं, ले लिए होंगे। अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक, जो है विद्युत बल रेखाएं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि विद्युत बल रेखाएं कैसे क्या होती हैं। इस पे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं मतलब गुण भी लिखिए। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले हम ये बताते हैं कि विद्युत बल रेखाओं का परिभाषा क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले विद्युत बल रेखाओं के बारे में यदि कोई पूछे तो हमें परिभाषा ही तो बताना होता है। तो देखिए हम कैसे समझते हैं। देखिए ये मान लेते हैं, थोड़ा सा आप समझेंगे, ये कोई आवेश है, एक है धनात्मक आवेश, ये कोई है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एकांक धन आवेश है, ये कोई एकांक धन आवेश है और ये भी धन आवेश ही है। तो ये वाला आवेश इसको क्या करेगा, ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, इस वाले आवेश को ये आवेश इसको दूर हटाएगा, क्योंकि दोनों सामान्य आवेश है, परंतु ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है। तो ये आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यदि हम इस आवेश को अलग अलग जगहों पर रखें, मान लेते हैं यहाँ पे रखेंगे, तो इस प्रकार का एक क्या बनेगा, रेखा बनेगी। मान लेते हैं इस आवेश को यदि हम यहाँ पे रखें तो इस प्रकार से एक रेखा बनेगी। मान लेते हैं इस आवेश को, ये जो एकांक धन आवेश है, इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार एक रेखा बनेगी,
ठीक है। और इस पर ये क्या करेगा, एकांक धन आवेश गति करेगा, मतलब इस आवेश के कारण ये तो दूर हटेगा और फिर से ये वाला जो आवेश है इसको आकर्षित करेगा, तो फिर से ये आवेश इधर की ओर जाएगा, तो वो रेखा एक बनेगा कि नहीं बनेगा। और यही रेखा क्या कहलाएगी, आपकी विद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। इसी प्रकार यहाँ से जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार निकलती जाएंगी और यहाँ पर आकर आती जाएंगी, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में तो ये जो विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार गति करेंगी ना, जब इस प्रकार विद्युत बल रेखाएं गति करेंगी तो एक पथ बन जाएगा, ये एक प्रकार का इस प्रकार एक रास्ता बन जाएगा, ठीक है। तो इस पथ को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्या होता है, एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है, जो एकांक धन आवेश है वो जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाओं का हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी ये विद्युत क्षेत्र है, मतलब यदि एकांक धन आवेश है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा। तो हम यही कहेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है, गमन मतलब गति ही तो करेगा ना, तो जिस पथ पर गमन करता है, ये पथ है, ये सभी क्या है, पथ है, रास्ते हैं, तो जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आपको डेफिनेशन यदि कोई भी आपसे टीचर पूछते हैं या कोई भी आपके दोस्त पूछते हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है या जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। देखिए मेरा काम है आपको समझाकर और इसी वीडियो में मेरा पूरा कोशिश करना कि आपको याद हो जाए, और मैं ऐसा करता भी हूँ। और कोई भी डेफिनेशन में पहले लिखता हूँ, आप देखे होंगे मैं कोई भी डेफिनेशन लिखता नहीं हूँ, मैं पहले उसको समझाता हूँ और उसके बाद में कोई भी डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ाई करना है। और दूसरी बात कि मान लेते हैं आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं या कहीं भी आपको कोई भी टॉपिक है जो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको केवल अभी मान लेते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप YouTube पे जाइएगा और उस टॉपिक का नाम लिखिएगा YouTube पर। जैसे मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में नहीं आ रही है, अभी हमने पढ़ाया है, तो आप मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे तो तुरंत हमारी वीडियो आएगी, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार आप क्लास 12th का, क्लास 10th का, क्लास 9th का, फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक को आप सर्च करेंगे, केवल अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर आप सर्च करेंगे ना, तुरंत आपको वीडियो मिलेगा, अब वहां से उसकी पढ़ाई करते हुए आपको चलना है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इसका डेफिनेशन आप लिख लेंगे। आप क्या लिखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है या गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे कि एकांक धन आवेश ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, हम पूरा हम डिटेल में लिखेंगे ऐसे, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है, गमन मतलब गति करता है, उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं।
ठीक है, तो आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे कि एकांक विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को, पथ मतलब होता है रास्ता, तो उस रास्ते को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज इससे वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषाओं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी विशेषताएं, या हम कह सकते हैं इसके गुण, या हम गुण की जगह पर लक्षण भी आपसे कहकर पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा मैं इस फिगर को मिटा दूं, ठीक है, चलिए मिटा दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से थोड़ा सा समझ में आएगा। और कहेंगे तो मैं, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में इसको मैं बना भी दे रहा हूँ। ये एकांक, ये दो आवेश हैं, इस प्रकार क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे एक क्या है, एकांक धनावेश है। ठीक है, ये हमने सैंपल में आपको फिगर बना दिया है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि विद्युत बल रेखाओं की गुण, गुण कहें या आपको विशेषताएं कहें या आपसे लक्षण कहें, ठीक है। तो अलग अलग जो क्या है, राज्य के स्टूडेंट हैं तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। किसी राज्य में गुण ना कहकर विशेषताएं कह देगा, और किसी राज्य में विशेषताएं ना कहकर ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे तो वो लक्षण का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार आपको समझ जाना है कि तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। तो आते हैं सबसे पहले इसकी गुण पर। तो याद रखेंगे जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनात्मक से शुरू होती हैं और ऋणात्मक पे जाकर समाप्त हो जाती हैं। मतलब इधर से विद्युत बल रेखाएं जाएंगी यहाँ पर, और फिर से यहाँ से फिर से इधर नहीं आएंगे, वो इधर से जाकर यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहला आपसे इससे क्या पता चला कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनात्मक से प्रारंभ होती हैं। तो आप लिखेंगे कि यह रेखाएं धनात्मक से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला गुण हो गया। दूसरा आपको याद रखेंगे कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये खुला वक्र बनाती हैं। जब यहाँ से यहाँ पर जाकर समाप्त हो जा रही हैं तो ये खुला वक्र है, परंतु यहाँ से यहाँ तक जाती है और फिर से इधर आती तो ये एक बंद वक्र हो जाता है। इस तरह जा रही हैं फिर से इधर आ रही हैं तो ये एक बंद वक्र होता है। परंतु वास्तव में विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से इस प्रकार जा रही हैं और यहीं पर रुक जा रही हैं, ठीक है, यहीं पर समाप्त हो जा रही हैं, तो ये एक खुला वक्र बनाते हैं। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक बंद वक्र बनाती हैं। तो यही दो उनमें डिफरेंट होता है। तो आप लिख लेंगे कि यह रेखाएं क्या बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने तीसरे पर। तो देखिए ये दो हमने जान लिया। तीसरा होता है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं। मतलब क्या हुआ कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। अब इसी के सामने मान लेते हैं एक और विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार आ जाएं, ठीक है। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं इस विद्युत बल रेखाओं को लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगी। इसको लंबवत ही आकर्षण या प्रतिकर्षण करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं, ठीक है, लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं। चौथा हमारा टॉपिक आता है, चौथा इसमें आपको गुण में याद रखना है कि विद्युत बल रेखाएं जहां पर अधिक होती हैं, मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या जहां पर अधिक होगी, जैसे यहां पर देख रहे हैं कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक है, तो जहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, अधिक होगा। तो इस गुण को भी आपको याद रखना है कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या
जहां पर क्या होगी, अधिक होगी, वहां पर क्या होगा, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या जहां पर अधिक होगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो इसको आपको याद रखना है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि नोट्स तो प्रोवाइड आपको कराया ही जा रहा है। अगला आपको याद रखेंगे कि इतना हमने जान लिया, उसके बाद कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को हम जान पाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इस विद्युत बल रेखाओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानना है, तो इस वैद्युत बल रेखाओं पर हम एक बिंदु ले लेंगे और इस बिंदु से हम स्पर्शीय रेखा खींचेंगे। तो इस स्पर्शीय रेखा की दिशा जिस ओर होगी उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होगी। तो हम जान गए क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शीय रेखा की दिशा में होती है। समझ में आया? मतलब कोई भी विद्युत क्षेत्र है तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शीय रेखा के दिशा में होती है। समझ में आया ना? तो इसको हम लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा के दिशा में होती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा जो क्या है बड़ा सा एक तरह से हो जाता है, बट हाँ आपको समझ में आना चाहिए। अब बहुत से कम ही स्टूडेंट इसको लिख पाते हैं, तो आप इसको यहाँ से समझिए कि कोई भी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें दिशा पता करना है। तो आप कैसे पता करेंगे कि वहां पे जो विद्युत बल रेखाएं हैं उस विद्युत बल रेखाओं पर एक आप क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेंगे और उस पर स्पर्शीय रेखा के खींचेंगे। तो स्पर्शीय रेखा की दिशा जिस ओर होगी उसी ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होगी। तो हम यही कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शीय रेखा के दिशा में होती है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, ठीक है, और कोई भी चीज आपको रटना ना पड़े, क्योंकि रटना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्त। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए। आप जब भी इस वीडियो को देखें आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को कहिए, कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सीरीज चल रहा है, जितना चलेगा आगे चलेगा तो अच्छा लगेगा हमको भी, ठीक है, कि आप को थोड़ा सा वो हो, ठीक है। बट हाँ क्वालिटी, मतलब आप देखेंगे वीडियो की क्वालिटी, थोड़ा सा लाइटिंग साइटिंग, ठीक है, तो उतना तो है नहीं। डिजिटल बोर्ड का तो उतना पैसा हमारे पास है नहीं कि डिजिटल बोर्ड लगवा दें, बट जितना है उतने में हम कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़े से आप सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। आगे जो होने वाला है वो तो होगा ही, ठीक है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सपोर्ट कीजिएगा और छोड़ेंगे नहीं, आगे आपको पढ़ाया जाएगा जितना भी होगा, ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा केवल, ठीक है। अगला एक और इसमें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वो गुण है कि जो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। समझ में आया? वैद्युत बल रेखाएं, जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं वे एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। प्रतिच्छेदित होने का मतलब है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं, ठीक है। तो आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नीचे पता नहीं आपको दिखाई देगा या नहीं, आप लिखिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो आशा करते हैं कि जो आपके वैद्युत बल रेखाएं हैं और इसका जो गुण है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूं, ठीक है, ले लिए होंगे। तो अब हम देखेंगे
जो हमारा चौथा टॉपिक हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव जो होता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो टॉपिक हैं जो अब हम पढ़ के उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। ये दो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर आप समझ लिए तभी जाकर आपको निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति आपको समझ में आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर है एक प्लस क्यू आवेश, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर है एक प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर है एक माइनस क्यू आवेश, ठीक है। अब इन दोनों की जो बीच की दूरी है, ध्यान से समझेंगे, इन दोनों की बीच की दूरी है वो है 2L, ठीक है। तो ये दोनों आवेश हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी है 2L। तो ये जो निकाय यहाँ पर बना है उस निकाय को ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। समझ रहे हैं ना? मतलब यहाँ पे क्या है, ये अल्प दूरी है, ये जो 2L लिखे हैं ना, मतलब तो इन दोनों आवेश की जो बीच का दूरी है ये बहुत ही कम है, इसलिए हम इसको अल्प दूरी कहते हैं, ठीक है। तो यदि दो आवेश एक जगह रखे हों जहां पर जो दूरी हो बहुत ही अल्प हो तो उस प्रकार का जो बना निकाय होगा उसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि अल्प दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा विजातीय आवेश के इस बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमने दो यहाँ पे नाम लिया, एक हमने कहा कि सामान्य और दूसरा कहा विजातीय आवेश। ये दो हमने नाम लिया। अब आपको समझ में ये नहीं आया होगा इसलिए मैं छोटी छोटी बात को ध्यान देता हूँ। हमने कहा कि अल्प दूरी पे स्थित दो सामान्य, सामान्य कहने का मतलब है कि इनका परिमाण में सामान्य है, मतलब यदि हम इनको तौलेंगे इसको तौलेंगे तो ये वजन में सामान्य होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये परिमाण में सामान्य है। और विजातीय आवेश का मतलब इस पर देख रहे हैं धनात्मक आवेश है, इस पर ऋणात्मक, मतलब अलग अलग आवेश हैं तो उसे ही हम विजातीय आवेश कहेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि अल्प दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा विजातीय आवेश के इस बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान तथा विजातीय आवेशों के इस आवेशों के बने निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसी के संबंध में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसको हम समझ लेते हैं, ये आपके लिए इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको समझ लीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में ये बताया जाता है कि ये दोनों आवेश हैं, तो हम जानते हैं परिमाण में सामान्य है, तो इन दोनों आवेशों में से हम कोई एक आवेश ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक आवेश ले लिया और इन दोनों आवेश के बीच की दूरी हमने ले लिया जो है 2L। तो इनका जो गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया जो है P = Q × 2L ये है। अब इसको हम सीक्वेंस में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P = 2QL। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है, क्योंकि गुणा में है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? इसका हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि अल्प दूरी पर स्थित किसी आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी
के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आया। हमने कहा कि अल्प दूरी पर स्थित किसी एक आवेश, अल्प दूरी पर स्थित किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आपको स्वयं लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो भले ही लिखवा दे रहा हूँ और आप पता नहीं लिख रहे हैं कि नहीं, बट हाँ अंतिम में एक तो टॉपिक कम से कम आप लिखिए। आप लिखेंगे क्या कि अल्प दूरी पर स्थित कोई एक आवेश तथा उन दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज ये कौन सी राशि होती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए राशि, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सदिश राशि होती है, मतलब इसमें क्या होती है, दिशा होती है। दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। तो ये कौन सी राशि, सदिश राशि होती है। तो इसको आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी इससे पीछे के जो भी वीडियो हैं वो सभी आपको मिलेंगे, तो वहाँ पर क्लिक करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, मतलब उनके पास शेयर कीजिएगा, उनसे बताइएगा कि इस चैनल से आप भी जाकर पढ़ाई कीजिए। और जो रट रहे हैं उनसे जरूर आप कहिए कि हाँ इस चैनल से पढ़ाई कीजिए, उनको रटना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है। मैं यही कहूँगा कि नोट्स के लिए, हाँ तो नोट्स के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, या आपको 1 वर्ष के लिए पूरे हमारे मतलब फिजिक्स का नोट्स चाहिए आपको, तो आपको केवल 49 रुपये में आपको पूरा नोट्स दिया जाएगा पूरी फिजिक्स का, जो कि आप चाहें तो ले सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से मैसेज करके आप नोट्स भी पा सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज कोई भी डाउट हो या आपको हमसे बात करना हो तो आपके पास 2 माध्यम है। एक तो है कमेंट सेक्शन, जिसमें थोड़ी सी लेट से रिप्लाई मिल सकता है, बट हाँ आपको मिलेगा ज़रूर, या इंस्टाग्राम और टेलीग्राम है, तो इन पर मैसेज करके आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे अच्छी और निरक्षीय स्थिति, तो तैयार रहना आपको। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय।